Good morning, everyone. So, today in this practice set, we'll start the revision from question number 23. Okay, because in practice set last we have finished up to question number 22, जिसमें हमने ये टेबल एक गिवन थी और इसमें फाइंड आउट की थी, मटेरियल फाइंड आउट किया था जो कि सिंक कर जाएगा टर्पेंटाइन में. तो इस क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर लिया था. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23. ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन. सबसे पहले इसमें दे रखा है व्हेन अ मेटेलिक ब्लॉक इज इमर्स्ड बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड स्टेट एंड डिफाइन द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो उसमें कहा गया है कि एक मेटेलिक ब्लॉक जो है वो इमर्स किया जाता है किसी एक लिक्विड में. किस मेटल का बना है ये भी मेंशन नहीं है और कौन से टाइप का लिक्विड है ये भी नहीं लिखा है, बट ओनली दिस कंडीशन इज गिवन. और लिखा है स्टेट एंड डिफाइन द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो आपको पता है चाहे किसी भी टाइप का मटेरियल हो और किसी भी टाइप के लिक्विड में इमर्स कराया जा रहा हो, हमेशा उस पर लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगाता है और उस अपवर्ड फोर्स का जो नेम है दैट इज़ अपथ्रस्ट और बाइंड फोर्स. उसको अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स कहते हैं. तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, स्टेट करना है. स्टेट मीन्स उसका नाम बताना है. तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट. एंड अब उसको करना है आपको डिफाइन. तो एंड इट इज़ अ फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड. ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, तो इसका जो वेटेज है वो 2 या 3 कोई भी हो सकता है. जितने भी मार्क्स के अकॉर्डिंग हो उतना आपका आंसर होना चाहिए, इसलिए इसमें 2 पार्ट्स हैं. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट इसमें दे रखा है स्टेट द कंडीशन अंडर विच एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पर फ्लोट करेगा. तो आपको पता है ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है डेंसिटी से. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, इसी के अकॉर्डिंग हम जज करते हैं कि ऑब्जेक्ट लिक्विड में सिंक हो जाएगा या फ्लोट करेगा. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. और कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा. ऑब्जेक्ट वॉल्यूम डिस्प्लेस करने का मतलब हुआ कि सपोज दिस कंडीशन इज गिवन इन दिस कंटेनर, वन लिक्विड इज देयर, किसी भी टाइप का लिक्विड है और उसमें ये ऑब्जेक्ट जो है ये इमर्स कराया जा रहा है. ओके, तो कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह से. कितना वाटर को हटाएगा, तो जितना बड़ा इसका साइज है, जितना बड़ा इसका वॉल्यूम है, उतना ही ज़्यादा ये अपनी जगह से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. ओके, तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे. कंडीशन जिसमें फ्लोट करेगा, तो आप कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन आपको डेंसिटी की ही लिखनी है. ओके, सो इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ओके, और व्हाट इज द वॉल्यूम, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस द लिक्विड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज और अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. या फिर आप लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही वो अपनी जगह से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. ओके, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 2014 और 15 दोनों ईयर्स में आ चुका है. फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. अब ये जो क्वेश्चन 25 है ये आपका बड़ा क्वेश्चन है यार, 2015 में आ चुका है. तो लुक एट द क्वेश्चन, फर्स्ट रीड इट. अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड देन इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन. तो एक जो क्यूब है, एक जो ऑब्जेक्ट है किसी मटेरियल से बना हुआ, उसकी साइड एक दे रखी है 3 सेंटीमीटर और उसको इमर्स किया जाता है सबसे पहले वाटर में, और वाटर के बाद इमर्स किया जाता है एक सॉल्ट के सोल्यूशन में, सॉल्टी सोल्यूशन में जिसमें सॉल्ट ऐड किया गया है. इन विच केस विल इट एक्सपीरियंस अ ग्रेटर बाइंड फोर्स. तो पहला पोर्शन तो ये है क्वेश्चन का,
कि सबसे पहले नॉर्मल वाटर में, उसके बाद सॉल्टी वाटर में, और दोनों में से कहा है कि किस कंडीशन में इस पर बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्टी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सॉल्ट जिस भी चीज़ में ऐड कर देंगे उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हमेशा जो सॉल्टी लिक्विड होगा, जो सॉल्टी वाटर होगा, वो ज़्यादा आप थ्रस्ट लगाएगा। ठीक है, तो किस केस में, तो आप लिखेंगे कि इन सेकेंड केस, या फिर लिख सकते हैं इन द सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर बाइंड फोर्स। ओके, अब देखिए आगे वाला जो पोर्शन है, इफ़ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज रिड्यूस्ड टू 2 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 3 सेंटीमीटर था पहले इसका एक साइड, अब उसके साइड को रिड्यूस करके 2 सेंटीमीटर कर दिया। 2 सेंटीमीटर की साइड है क्यूब की, हर एक साइड 2 सेंटीमीटर कर दी है, एंड देन इमर्स्ड इन वाटर। उसके बाद उसको वाटर में इमर्स किया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द क्यूब एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस फॉर वाटर। अब आपसे कहा गया है कि पहले 3 सेंटीमीटर का क्यूब था, वाटर में इमर्स करा रहे थे, अब 2 सेंटीमीटर साइड कर दी है, फिर से वाटर में इमर्स करा रहे हैं। सॉल्टी सॉल्यूशन नहीं है यहाँ कोई भी, वो पहले वाले केस में था, यहाँ सिर्फ वाटर है। तो 3 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर का क्यूब अगर आप वाटर में इमर्स कराते हैं तो क्या चेंज होता है कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं W = वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो क्योंकि जब हम साइड को कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका जो मटेरियल है वो भी कम हो जा रहा है। मटेरियल का मतलब हम उसका मास कम कर रहे हैं। तो जब उसका मास कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका वेट भी कम हो रहा है, यानी कि डेंसिटी भी कम हो रही है। तो उस पर पहले वाले केस के कंपैरिजन में बाइंड फोर्स कैसा लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। ठीक है, सॉरी, बाइंड फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि उसका वेट कम है। ये आपको याद रखना है कि अगर वेट कम होगा तो अपने आप से नेचुरली बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा। वेट कम होगा तो बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा है तो बाइंड फोर्स कम होगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि अगर साइड को छोटा कर दें तो क्या क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इस पर बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा। और आगे इसमें लिखा भी है गिव रीज़न फॉर ईच केस। तो रीज़न वही है कि अगर इसका साइज़ छोटा करते हैं तो उसका मास कम होगा, और मास कम होने से इसका वेट कम हो जाएगा। दैट्स वाई द बाइंड फोर्स विल बी ग्रेटर ऑन द सेकेंड केस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये आंसर है। फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। तो लुक एट द क्वेश्चन 26 में दे रखा है व्हाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो ये कंडीशन आपने देखी होगी, जब वाटर को ड्रॉ करते हैं वेल से, कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो बकेट ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी हैवियर। उस टाइम बकेट हैवियर लगती है एज इट कम्स आउट ऑफ द वाटर। जब तक वो पानी के अंदर रहती है तब तक तो हल्की रहती है, और जैसे जैसे पानी के बाहर आना स्टार्ट होती है तब वो हैवी लगना स्टार्ट हो जाती है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, एक्सप्लेन करना है, रीज़न भी देना है। तो लगभग आपको इसका आंसर 2 या 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे नीचे लिखा है व्हाई इज़ अ बकेट ऑफ वाटर लाइटर व्हेन इन वाटर। जब तक वाटर में रहती है तब तक लाइटर रहती है देन व्हेन इट टेकन आउट ऑफ द वाटर। और जब वाटर के बाहर आती है उसके कंपैरिजन में वाटर के अंदर उसका वेट कम लगता है। क्यों? तो दोनों ही 2011 में आ चुके हैं। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है, तो आपको पता है कि जब तक वो वाटर के अंदर है देन वाटर विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन इट, दैट इज अप थ्रस्ट। तो द टाइम व्हेन इट इज इनसाइड द वाटर देन वाटर विल एक्सर्ट बाइंड फोर्स ऑन इट, दैट्स व्हाई we experience the weight of the bucket less in comparison to when it is taken out of the water. तो जब तक वाटर के अंदर है then because of bind force we experience its weight lighter. Okay, but when it is taken out of the water then no bind force is acting on the bucket, that's why its weight is more than previous case. Okay, तो आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आपको लैंग्वेज को रटना नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज फ्रेम करनी है, और ऐसी लैंग्वेज आपको फ्रेम करनी है जो कम भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, और बहुत टफ वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में लिखना है, छोटा एक्सप्लेनेशन लिखना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो राइट इट इन योर लैंग्वेज। ओके,
अभी मैं आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बता दूंगी कि विच क्वेश्चन यू विल डू इन होमवर्क, और आपको मुझे सेंड करना है, ओके, एंड सेंड मोर एंड मोर answers, okay, because in comparison to the last time, now less students are sending the homework. So if you are doing the work in your notebook, then send it to me also, the homework question only, okay, not the whole, सिर्फ आपको homework वाला question मुझे भेजना है. फिर देखिए coming to question number 27 क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, अ स्टूडेंट टुक सॉलिड बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड मटेरियल्स एंड नोटेड डाउन द apparent लॉस इन वेट ऑन पार्शली और फुली इमर्जिंग द बॉडीज इन डिफरेंट लिक्विड्स. एक स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन है, उसने क्या किया है कि उसने सॉलिड बॉडीज़ को लिया, बहुत सारी सॉलिड बॉडीज़ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, और वो सारी सॉलिड बॉडीज़ अलग अलग शेप की थी. हो सकता है कोई स्फीयर हो, कोई ट्रायंगल हो, कोई रेक्टेंगल हो. साइजेस भी उनके अलग थे, जैसे एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया, एक छोटा ले लिया. और मटेरियल भी अलग थे, जैसे एक वुड का है, एक प्लास्टिक का है, एक कॉपर का है, एक आयरन का है, इस तरह से. और उसने क्या किया, जब उसने उनको अलग अलग टाइप के लिक्विड्स में, जैसे वाटर में हो सकता है, सॉल्टी वाटर में या ऑयल में, सारे अलग अलग टाइप के लिक्विड में, कभी उसने पूरी तरह से इमर्स कराया, कभी उसने पार्शली इमर्स कराया आधी डिस्टेंस तक. तो इस तरह से उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके ऑब्जर्वेशंस उसने नोट किए. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ही रोट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स. उसने ये सारे कंक्लूजन्स निकाले. विच कंक्लूजन इज इनकरेक्ट एंड वाई. कौन सा कंक्लूजन आपको बताना है कि इनमें गलत है और क्यों, ओके. तो देखते हैं. सबसे पहले ए वाला पार्ट है, अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो आपको पता है कि अपथ्रस्ट जो है वो हमेशा इस बात पे तो डिपेंड करता ही है कि ऑब्जेक्ट जो है इमर्स कराया जा रहा है लिक्विड के अंदर, उसकी डेंसिटी कितनी है. तो बिल्कुल करेक्ट है ये. दूसरी बात, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है. अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अपथ्रस्ट ज़्यादा एक्ट करेगा. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट है उसका, अपथ्रस्ट इंक्रीजेज एज बॉडी गोज डीपर एंड डीपर इनसाइड द लिक्विड. तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है कि अपथ्रस्ट इंक्रीज होगा अगर बॉडी क्या करती है, लिक्विड के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ तक जाती है उतना अपथ्रस्ट क्या इंक्रीज होता जाएगा. तो देखिए, इस स्टेटमेंट को अगर हम अभी छोड़ दें, बाकी के स्टेटमेंट्स की तरफ ध्यान दें. सी स्टेटमेंट है आपका, अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये भी सही है, क्योंकि अपथ्रस्ट जो है वो लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है. लिक्विड की डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अपथ्रस्ट का भी फॉर्मूला U=mg होता है, तो स्मॉल g उसमें भी आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डी देखिए, अपथ्रस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेसल इन विच लिक्विड इज फिल्ड. जिस कंटेनर में, जैसे कि कंटेनर का शेप मान लीजिए अगर इस तरह का है या कंटेनर का शेप ऐसा है, तो अपथ्रस्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कंटेनर का शेप कैसा है. वो बस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो ये भी सही है. उसका मतलब रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट हुआ है, दिस वन. अब देखिए, इसमें दे रखा है, फिर से इसको एक बार देखते हैं. अपथ्रस्ट इंक्रीजेज एज अ बॉडी गोज डीपर एंड डीपर इनसाइड द लिक्विड. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए क्योंकि अपथ्रस्ट जितना सरफेस पे लगेगा उतना ही बॉटम में लगेगा कंटेनर की. ऐसा नहीं होता है कि यहाँ अपथ्रस्ट कम लग रहा है और इस जगह पे अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. जैसे ही बॉडी लिक्विड के अंदर आना स्टार्ट करती है तो उस पर एक जैसा अपथ्रस्ट लगता है, सरफेस से लेकर बॉटम तक. तो यही वाला स्टेटमेंट जो है उसका रॉन्ग है, और उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे क्यों रॉन्ग है, ओके. तो ये आपका 27वां क्वेश्चन था. और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28. तो क्वेश्चन 28 में दे रखा है, इफ़ टू इक्वल वेट्स ऑफ अनइक्वल वॉल्यूम्स आर बैलेंस्ड इन एयर. तो वेट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और वॉल्यूम्स कैसे हैं, अनइक्वल हैं, ओके. what will happen when these are completely dipped in water. तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जो अपथ्रस्ट होता है दैट डिपेंड ऑन वेट, वो वेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है. तो अगर ऑब्जेक्ट्स के वेट्स इक्वल हैं
तो हमेशा उन दोनों पे जो अपथ्रस्ट लगेगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। तो हमेशा दोनों पे इक्वल अपथ्रस्ट लगेगा, क्योंकि चाहे हम वाटर में या किसी भी लिक्विड में इमर्स कराए जाएँ तो हमेशा उनके वेट इक्वल होने की कंडीशन में उन पर इक्वल अपथ्रस्ट लगेगा। ओके, तो आज हम फिनिश करते हैं 28 क्वेश्चन तक, 29 से नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।